नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से उस सबसे शक्तिशाली और दिलचस्प वैचारिक टकराव पर बात करेंगे जिसने भारत की आज़ादी की पूरी दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं दो ऐसे ऐतिहासिक दिग्गजों की जिनकी मंजिल बिल्कुल एक थी, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन उस तक पहुंचने के जो रास्ते उन्होंने चुने, जो रणनीतियां अपनाईं, वो एक दूसरे से एकदम अलग थीं। ये सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं की कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस टकराव को समझते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जिनका पूरा रास्ता अहिंसा और शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर टिका था। उनका मानना था कि नैतिक बल और सविनय अवज्ञा से ही असल बदलाव आ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ थे भगत सिंह। उनका साफ मानना था कि इतने क्रूर और दमनकारी शासन को सिर्फ शांतिपूर्ण अपीलों से नहीं उखाड़ा जा सकता। उनका रास्ता था क्रांतिकारी प्रतिरोध का और जरूरत पड़ने पर सशस्त्र संघर्ष का। एक तरफ शांति और हृदय परिवर्तन की बात थी, तो दूसरी तरफ सीधी जमीनी और क्रांतिकारी कार्रवाई की जरूरत। भाग एक क्रांतिकारी का निर्माण और विद्रोह के बीज। अब एक पल के लिए इस बात पर गौर करते हैं। 1919 का साल, जलियांवाला बाग नरसंहार इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। हजारों निहत्थे लोगों पर बिना चेतावनी के गोलियां बरसा दी गईं। जरा सिहरन को महसूस कीजिए, जब एक 11-12 साल का बच्चा अगले दिन उस जगह पर जाता है और वहां की खून से सनी मिट्टी को कांच की बोतल में भरकर अपने घर ले आता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस मासूम लेकिन विद्रोही मन में यह बात पूरी तरह साफ हो गई थी कि इतनी क्रूर ब्रिटिश सत्ता से सिर्फ शांतिपूर्ण अपीलों के सहारे नहीं लड़ा जा सकता। भाग 2 समाजवाद बनाम शांतिपूर्ण प्रतिरोध। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कई लोग मानते हैं कि भगत सिंह बस बंदूक उठाने वाले एक बिना सोचे समझे विद्रोही थे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने यूरोपीय क्रांतियों, रूसी क्रांति, कार्ल मार्क्स और लेनिन का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने जमकर किताबें पढ़ी और इसी पढ़ाई ने उन्हें यह समझाया कि सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकाल देना काफी नहीं है। अगर अंग्रेज चले गए लेकिन अमीर गरीब की खाई और शोषण वैसे ही रहे, तो वो असली आज़ादी नहीं होगी। सच्ची स्वतंत्रता के लिए समाजवाद के जरिए पूरे सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी था। उनका यह विचार उनके इस मशहूर कथन में बिल्कुल साफ झलकता है। क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। उनके लिए सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं, बल्कि बौद्धिक जागरण था। लोगों की सोच बदलना सबसे जरूरी था। ये गांधी जी के आध्यात्मिक तरीके से एकदम अलग था। भगत सिंह का मानना था कि जब तक जनता वैचारिक रूप से नहीं जागेगी, कोई भी क्रांति लंबी नहीं टिक सकती। इन दोनों के अंतिम लक्ष्यों को देखना भी बहुत जरूरी है। गांधी जी का फोकस था नैतिक अनुनय और सत्याग्रह से धीरे धीरे राजनीतिक आज़ादी हासिल करना। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, जिसके साथ भगत सिंह थे, उनका विजन कहीं ज्यादा बड़ा और क्रांतिकारी था। वे सिर्फ सत्ता नहीं बदलना चाहते थे, बल्कि पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर एक नया समाजवादी भारत बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सीधे युवाओं को जगाया, गुप्त बैठकें की और ब्रिटिश सत्ता पर सीधे वार किए। भाग 3 शब्दों से आगे बढ़कर जब विचारधारा जमीन पर उतरी। अब ये सारी किताबें और सिद्धांत अचानक से असल दुनिया की घटनाओं में बदलने लगे। घटनाक्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि क्रांतिकारी कदम उठाना जरूरी लगने लगा। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश में आग लगा दी। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना और इसका बदला लिया जॉन सॉन्डर्स की हत्या करके। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह को अपने बाल और दाढ़ी कटवानी पड़ी, जो उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि उनकी रणनीति कितनी सोची समझी थी। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया, वो किसी की जान लेने के लिए नहीं था। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, बहरों को सुनाने के लिए। ये एक पूरी तरह से नाटकीय रणनीति थी। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, वे वहीं खड़े रहे, पर्चे फेंके, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी, ताकि वे अदालत को अपनी आवाज और अपने विचारों को पूरे देश तक पहुंचाने का मंच बना सके। भाग 4 सर्वोच्च बलिदान की ताकत। गिरफ्तारी के बाद एक नया और बेहद भावुक अध्याय शुरू होता है। जेल की सलाखों के पीछे अपना खुद का बलिदान एक बड़ी रणनीति बन गया। ये नंबर 63 अपने आप में बहुत भारी है। जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ एक लंबी भूख हड़ताल शुरू हुई और इसी हड़ताल में क्रांतिकारी जतिन दास ने लगातार 63 दिनों तक कुछ नहीं खाया
और अंततः देश के लिए अपनी जान दे दी। जतिन दास की शहादत और इस लंबी भूख हड़ताल ने पूरे भारत को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस सर्वोच्च बलिदान ने यह साबित कर दिया कि क्रांतिकारी अपने त्याग से उसी तरह पूरे देश को जगा सकते हैं जैसे बड़े बड़े अहिंसक आंदोलन करते हैं। जेल के अंदर हकों की ये लड़ाई एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन बन गई। लोग सड़कों पर आ गए और उस वक्त भगत सिंह की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। उनकी आवाज देश के हर कोने में गूंज रही थी। भाग 5, एक ऐसी वैचारिक विरासत जो आज भी जिंदा है। भगत सिंह की शहादत कोई जज्बाती घटना भर नहीं थी। इसने एक बहुत गहरी बौद्धिक विरासत छोड़ी। जेल में लिखा गया उनका मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं सिर्फ धर्म पर बात नहीं करता। ये अंधी आस्था को छोड़कर तर्क, कारण और सवाल पूछने की एक जबरदस्त अपील थी। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे खूब पढ़ें, सोचें और अन्याय के खिलाफ सवाल उठाएं। उस समय जब ज्यादातर आंदोलन धर्म या अध्यात्म से जुड़े थे, भगत सिंह ने युवाओं को एक बिल्कुल तार्किक और वैज्ञानिक नजरिया दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी कैसे जुड़ती है। 23 मार्च 1931, सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी के फंदे की तरफ जाते हुए वे मुस्कुरा रहे थे और लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। इतनी कम उम्र में मौत को यूं निडर होकर गले लगाना बेकार नहीं गया। इसने उन्हें साहस, विद्रोह और बौद्धिक बलिदान का एक ऐसा अमर प्रतीक बना दिया जो आज भी पीढ़ियों में आग भर देता है। अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। भारत की आज़ादी की मंजिल एक थी, लेकिन उस तक पहुंचने के दो बिल्कुल विपरीत रास्ते थे। गांधी जी का कभी न टूटने वाला शांतिपूर्ण नैतिक बल और भगत सिंह का प्रखर तर्कवादी और क्रांतिकारी बलिदान। इन दोनों के इस गहरे द्वैत ने कैसे एक दूसरे को पूरा किया और अंततः हमारे देश का भविष्य तय किया, इस सवाल पर विचार करना हमें अपने ही इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।